सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम थोड़ा सा आपको विशेष जानकारी के लिए बताना चाह रहे हैं। इससे पहले जो हम आपको बता रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहे थे, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से संबंधित जितने भी आपको जानकारियाँ थी पूरी तरह से आपको दे दी गई, जिसमें कि आपको बहुत सारे चीज़ जो है शामिल किए गए थे, बहुत अच्छे कंटेंट आपको दिए गए हैं। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको आईईसी तो छोड़िए ना, आईईसी के अलावा जैसे नीट या मेडिकल जो भी जो है ना क्या होते हैं हायर कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं, उसमें आपको काम आएगा। आपको जो है ध्यानपूर्वक जो है ना क्या करना है, तो उस पीछे वाले वीडियो को देख करके पढ़ना और समझना है। अगर उन सभी वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो को जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और नहीं तो फिर यहाँ पर आई बटन में जाकर के भी आप देख सकते हैं। और नहीं तो फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि जो है ना हर जो है ना चैप्टर का जो है ना क्या है, तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और हाँ, उन सभी वीडियो को देखने के बाद जब इस वीडियो को आप जो है ना देखेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं किसके बारे में, तो कुछ एमसीक्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। यानी जो आप चैप्टर पढ़े उसका हम जो है ना एक प्रकार से समझ लीजिए कि टेस्ट ले रहे हैं। और नहीं तो फिर दूसरी भाषा में ये समझिए कि जो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में क्या है क्वेश्चन है, उसके बारे में हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक करना क्या है कि इसको जो है सुनना है और समझ देना है। इसमें जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है बहुत सारे एग्जाम के लिए, जैसे कि बिहार बोर्ड के लिए भी है। और अगर हम बात करते हैं नीट के लिए, ऑल इंडिया मेडिकल के लिए, यानी कहने का कि जितने भी हायर कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं उन सभी में आपको काम आएगा। और आपको करना क्या है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है, ताकि आपको जो है आसानी से पूरी जो है डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए, हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो फर्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पर ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको उससे पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है मानव किस प्रकार का प्राणी है। बात समझ आ रही है? फिर से एक बार हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, मानव किस प्रकार का प्राणी है। हाँ, इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट में यूनिसेक्सुअल, सेकंड में जो ऑप्शन दिए गए हैं बाइसेक्सुअल, और थर्ड में जो ऑप्शन दिए गए हैं ए और बी दोनों। और उसका जो ध्यान देंगे लास्ट में जो ऑप्शन है वो क्या है, इनमें से सभी। तो आपको ध्यान रखना है कि आखिर जो मानव है वो किस प्रकार का प्राणी है। तो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो यूनिसेक्सुअल, यानी मानव क्या है, तो एक लिंगी प्राणी है। अब एक लिंगी मानव प्राणी कैसे है, क्यों है, उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा क्लियरफाई करते हैं। ऐसे तो आपको जब पढ़ाया जा रहा तो उसमें पूरी तरह से जानकारी आपको दे दी गई है। और हाँ, एक और आपके पास प्रोजेक्टर का जो है क्लास बच ही रहा है, उसमें तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। लेकिन चलिए, तो भी इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं, ऐसे ही तो समझेंगे। जैसे कि बात आ जाती है कि जो मानव है वो क्या है, एक लिंगी प्राणी है। अब क्यों है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी दे देते हैं कि देखिए, मानव एक लिंगी प्राणी इसलिए माना जाता है क्योंकि मानव में नर और मादा क्या होती हैं, अलग अलग पाई जाती है, यानी एक ही बॉडी में नहीं पाई जाती है। और हम आपको पहले भी बताए थे कि जो जीव के जो है ना एक ही शरीर में नर और मादा नहीं पाए जाते हैं, यानी बल्कि वो अलग अलग होते हैं, तो उसी को एक लिंगी के नाम से जाना जाता है। तो आपको अभी भी बताया कि मानव के जो है एक ही शरीर में नर और मादा नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, मानव एक लिंगी प्राणी माने जाते हैं। बात समझ आ रही है? या जो भी जीवों में ऐसा होता है वो टोटल एक लिंगी प्राणी के अंतर्गत शामिल होते हैं। और थोड़ा सा हम आपको विशेष जानकारी के लिए भी बता दें कि द्विलिंगी किसको कहेंगे, कि जिसके जो है ना एक ही शरीर में क्या होंगे, नर और मादा साथ में रहेंगे, उसको हम लोग द्विलिंगी के नाम से जानते हैं। जो आपको पहले जानकारी दिए गए वीडियो में आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे चलिए, सेकेंड क्वेश्चन, यानी फर्स्ट का आपको आंसर दिए कि मानव कैसा प्राणी है, तो एक लिंगी प्राणी है। ध्यान देंगे, सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि नर का मुख्य जनन अंग, या आप कह सकते हैं कि प्रथम जनन अंग है, कौन है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर ध्यान से जो है ना इस क्वेश्चन को फिर से एक बार सुन लेना है। हम रिपीट कर रहे हैं कि नर का मुख्य जनन अंग या प्रथम जनन अंग कौन है। तो ध्यान देंगे, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट में आपको दिया गया है टेस्टिज, फर्स्ट में आपको टेस्टिज दिया गया है, सेकेंड में क्या पेनिस है, थर्ड में आपको स्क्रोटम दिया गया है, और फोर्थ में आपको क्या दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे, हम आपको कई बार रिपीट किए हैं कि मानव का जो क्या होती हैं,
ठीक है, या नर का जो मुख्य प्रजनन अंग होती हैं वो किसको माना जाता है, तो वृषण को माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वृषण इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वृषण, यानी जो वृषण होता है वो क्या माना जाता है, तो नर का जो है ना मुख्य या जो है ना प्रथम जनन अंग माना जाता है। उसी प्रकार से अगर थोड़ा सा मादा की बात कर लेते हैं, विशेष जानकारी के लिए आपको बता देते हैं, तो मादा में क्या होते हैं, तो मादा के जो है ना क्या होते हैं, तो मुख्य प्रजनन अंग या प्रथम जनन अंग जो होते हैं वो ओवरी को माना जाता है, यानी अंडाशय को मानी जाती है। ये बात क्लियर हो गई। कुछ एक्स्ट्रा हम आपको जो है ना क्वेश्चन के आंसर देते जा रहे हैं, उसको आपको ध्यानपूर्वक सुन लेना है और समझते रहना है। हाँ, आपको थोड़ा कन्फ्यूज नहीं होना, इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं ताकि आपको और भी आसानी से क्लियर हो सके टॉपिक भी और क्वेश्चन भी। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम आपको बताते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे, शिशु में वृषण कहाँ पाए जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या है फिर से हम रिपीट करते हैं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। शिशु में वृषण कहाँ पाया जाता है, ध्यान रहे। ऑप्शन यहाँ पे ध्यान देंगे, उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा में, ऑप्शन है क्या, तो ध्यान देंगे सी है, सी में ऑप्शन है ए एवं बी दोनों, हाँ डी ऑप्शन है इनमें सभी। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम आज से भी आपको पहले भी बताया था कि शिशु में कहाँ जो है वृषण पाए जाते हैं, ठीक है, और नहीं तो फिर आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनिए और आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हाँ जो वृषण जो होते हैं वो यंग होने के बाद क्या हो जाते हैं, यानी जवान होने पर क्या हो जाते हैं, उदर गुहा से बाहर आ जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि यंग व्यक्तियों में, यानी जवान व्यक्तियों में वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। लेकिन जहाँ तक बात आ जाती है शिशु को लेकर के, तो शिशु में आपको हम जानकारियाँ देना चाह रहे हैं कि जब शिशु अवस्था में जब हम लोग होते हैं या कोई भी नर शिशु अवस्था में होती है, तो उस स्थिति में क्या होती है कि जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा से बाहर नहीं बल्कि क्या रहते हैं, उदर गुहा के अंदर रहते हैं। बात समझ आ रही है, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि जो है ना शिशु में वृषण जो होते हैं उदर गुहा में पाए जाते हैं। बात क्लियर हो गई। हाँ, और भी बहुत सारे जीव होते हैं जिनमें क्या होती है, तो उदर गुहा के बाहर जो है ना क्या होते हैं, वृषण पाए जाते हैं। तो कुछ हाँ शुरुआती में उदर गुहा में रहते हैं और बाद में क्या हो जाते हैं, उदर गुहा के बाहर आ जाते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जनन की अवस्था के फलस्वरूप क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो इसके बारे में हम क्लास में आपको जिक्र करेंगे, बता देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। फोर क्वेश्चन, फोर क्या है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अस्ट्रोली कोशिका पाई जाती है। बात समझ आ रही है, अस्ट्रोली कोशिका पाई जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है, ध्यान देंगे 2017 बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछा गया है, रिपीट किया गया है। तो ध्यानपूर्वक उसको देखते रहेंगे और सुनते रहेंगे और समझते रहेंगे, और जो दिक्कत आ रहा हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जब बिल्कुल पूछ लेंगे। तो देखिए बताया गया क्वेश्चन कि जो ना अस्ट्रोली कोशिका पाई जाती है। अब कहाँ पाई जाती है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देंगे। ऑप्शन क्या है, पहला सीसन में, दूसरा वृषण में, थर्ड ऑप्शन यानी सी ऑप्शन वृषण में, और डी ऑप्शन इनमें से सभी। आपको ध्यान रखना है कि जो हम पहले बताए थे उसमें हम जिक्र किए थे कि जो अस्ट्रोली कोशिका जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो वृषण में पाई जाती है। अस्ट्रोली सेल जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, वृषण में पाई जाती है। और इसमें एक और भी क्वेश्चन दिए गए थे और बताए गए थे कि लाइडिंग कोशिका जो भी होती है वो भी कहाँ पाई जाती है, तो वृषण में ही पाई जाती है। यानी आपको पूरा मोटा मोटी मिला करके ये याद रखना है कि जो अस्ट्रोली कोशिका के साथ साथ कौन, तो लाइडिंग कोशिका जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, वृषण में पाई जाती है। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं अस्ट्रोली कोशिका और लाइडिंग कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना होगा, बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दिया गया, वृषण में पाई जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया है, समझ में आ रहा है? आप ध्यानपूर्वक सुनिए, आपको 110% समझ में आएगा, ये हम आपको पूरी तरह से गारंटी देते हैं। लेकिन हाँ, ध्यानपूर्वक सुनिए तो आपको क्लियर समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और आंसर दीजिए। और हो सके तो कमेंट बॉक्स में आंसर को लिखते जाइए बिना देखे ही। जैसे ही आप जो है ना क्वेश्चन सुन रहे हैं वैसे ही आप कोशिश कीजिए, आपको याद है तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ताकि हमें पता चले कि आप कितना जो है ना सीखें और कितना समझें। उसी के अनुसार हम अगले वीडियो में आपको और भी जो है ना क्या करेंगे, तो अच्छे तरीक़ों से मेंटेन करके और भी वीडियो को देंगे, ताकि और भी आप बेहतर कर सकें। तो चलिए ध्यान देंगे, फिर से हम पुनः रिपीट करते हैं क्वेश्चन, लाइडिंग कोशिका से जो है कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। ये क्वेश्चन जो है 2012 मेडिकल में पूछा गया है, ध्यान रहे। बात आ जाती है, क्वेश्चन को हम पुनः रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुन लेंगे। लाइडिंग कोशिका कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है टेस्टोस्टेरोन, और साथ साथ यहाँ पर दिया हुआ या एस्ट्रोजेंस। चलिए उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, बी ऑप्शन है क्या, नर हार्मोन, और सी ऑप्शन है क्या,
ए एवं बी दोनों, और थर्ड ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे, बात आ जाती है कि टेस्टोस्टेरोन या क्या, तो एंड्रोजेंस जो है या नर हार्मोन, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर ध्यान देंगे जैसे कि आपको ऑप्शन दे दिए गए। अब बात आ जाती है कि जो लाइडिंग कोशिका होती है वो क्या करती है, तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को स्राव करती है, और इन दोनों हार्मोनों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो नर हार्मोन के नाम से जानते हैं। यानी इन दोनों को अगर देखा जाए तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें ऑप्शन जो देना होगा वो क्या देना होगा, तो सी ऑप्शन देना होगा, यानी ए और बी दोनों। अगर ऐसा नहीं रहे तो हम लोग इसको लेकर के चलेंगे, अगर ए नहीं है केवल ए है तो इसको आंसर हम लोग देंगे। इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। आगे चलिए, क्या है, अंडाणु, शुक्राणु और साथ साथ क्या युग्मक सामान्यतः होते हैं। ये क्वेश्चन आपको जो है ना कई बार रिपीट किया गया, और ये जो है ना टॉपिक भी कई बार आपको किया गया होगा, तो आपको ये पूरी तरह से याद ही होगा। तो आप इसमें आंसर दीजिए, इसमें आंसर जो है ना आपके हिसाब से कौन होगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताइए। लेकिन उससे पहले हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझ लीजिए। तो देखिए, पहला ऑप्शन है क्या, डिप्लॉइड, ठीक है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगुणित, यानी ट्वेन। बी ऑप्शन है क्या, हेप्लॉइड, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, अगुणित, यानी एन। उसी प्रकार से क्या, तीसरा ऑप्शन क्या, ट्रिप्लॉइड, इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिगुणित, यानी इसे 3n के नाम से जाना जाता है। और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो ध्यान रहे, ठीक है, और आंसर आप दीजिए, उसके बाद हम आंसर को आपको बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम कई बार जिक्र किए थे कि जो क्या होते, हाँ ध्यान देंगे, जैसे हम कई बार आपको जिक्र किए थे कि ओभा जो होते हैं यानी अंडाणु जो होते हैं, और साथ साथ क्या कौन कौन, तो शुक्राणु और युग्मक जो होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। हाँ, यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं आपको थोड़ा सा कि किसी भी जीवों के हम लोग क्या करते हैं, अंडाणु को, शुक्राणु को और साथ ही साथ युग्मक को जब हम लेकर के अध्ययन करते हैं और उसके जो है ना क्या गुणों के बारे में हम लोग जानते हैं, तो एक गुणों को जानने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि जब भी होते हैं तो कैसे होते हैं, तो हेप्लॉइड होते हैं, यानी अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, यानी इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो एन से सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम स्मॉल एन से सूचित कर दिए हैं, आपको इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, यानी इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो हेप्लॉइड यानी एन, यानी अंडाणु, शुक्राणु और युग्मक जो होते हैं वो अगुणित होते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, कह रहा है क्वेश्चन अगला कि शुक्राणु का ऊपरी भाग, ठीक है, शुक्राणु का कौन सा भाग, ऊपरी भाग एक्रोसोम बना होता है, यानी शुक्राणु के जो ऊपर में क्या होते हैं, एक्रोसोम होते हैं, वो किससे बने होते हैं, उसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। आप ध्यानपूर्वक इसको सुनिए और समझ करके बनाइए, और आंसर हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ऑप्शन पहले हम बता देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गोल्जिकाय से, जो है ना, सेकेंड ऑप्शन है क्या, राजधानी से, थर्ड ऑप्शन क्या है, लाइसोसोम से, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो हम आपको इसके बारे में कई बार भी जिक्र किए थे और बताए थे, ध्यानपूर्वक सुनिए और इसको समझ लीजिए। जो शुक्राणु का जो ऊपरी भाग होते हैं निकॉन एक्रोसोम, वो किससे बना होता है, तो ध्यान रहे, गोल्जिकाय से बना होता है। किससे बना होता है, गोल्जिकाय से बना होता है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि से, किससे, प्रोस्टेट ग्रंथि से उत्पन्न होता है, यानी आपको यह समझना है कि प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है उससे क्या उत्पन्न होती है, क्या बनता है। ऑप्शन पहले देख लेंगे और उसके बाद आंसर देंगे। पहला ऑप्शन है हार्मोन, ठीक है, दूसरा यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, हार्मोन है, सेकेंड ऑप्शन जो है वो क्या है, एंजाइम है, और थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, एक प्रकार का द्रव्य, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो क्या है, वीर्य है। यानी आपको ऑप्शन देख करके बताना इसका आंसर कि कौन होगा। तो ध्यान देंगे, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है यानी ग्रंथि होती है, उससे जो होती है वो एक प्रकार के क्या होते हैं, तो तरल पदार्थ, यानी कहने का जाना एक प्रकार के द्रव पदार्थ क्या होते हैं, तो स्राव होते हैं। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, तो ध्यान रहे कौन होगा, तो बताया गया कि सी ऑप्शन होगा, एक प्रकार के जो क्या होगा, तो तरल द्रव या आप कह सकते हैं कि द्रव पदार्थ का स्राव होता है। चलिए उसी प्रकार से हम आगे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ध्यान से सुनिए और समझिए। कह रहा है कि भ्रूण की जो है ना कितनी अवस्थाएं, तो 16 कोशिकाएं की जो अवस्था होती है वो किस नाम से जानी जाती है, क्या कहलाती है। तो इसके बारे में भी हम कई बार जिक्र किए हैं और बताया भी है। तो ध्यान रहे, आप इसको जो है ना 8 से 16 भी मान सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट आप 16 भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों बात बराबर ही होती है। तो इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहले ऑप्शन दे देते हैं और उसका तब आंसर आप बताइए, और उसका तब फिर हम बताएंगे आपको। तो ध्यान देंगे, फर्स्ट में जो है क्या दिया गया ऑप्शन, ब्लास्टोमियर, सेकेंड ऑप्शन क्या है, ब्लास्टुला, थर्ड ऑप्शन क्या है, मोरुल्ला, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, गैस्टुला।
बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रहे, हम आपको कई बार जिक्र किए थे कि जब दो कोशिकाएं की भ्रूण की जब दो कोशिकाएं की अवस्था होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुला कहते हैं। लेकिन जैसे ये बढ़ती है यानी कितने, तो 8 से 16 होती है, तो उस अवस्था को हम लोग मोरूला के नाम से जानते हैं। यानी आपको बताया गया, यानी इसका आंसर कौन सा? तो सी ऑप्शन। यानी बात समझ आ रही है? मोरूला। यानी जब क्या होंगे भ्रूण की कितनी अवस्थाएं, हाँ जब क्या होंगे भ्रूण के कितने अवस्थाएं, तो 8 से 16 कोशिकाओं की अवस्थाएं होगी, तो उसे हम लोग मोरूला के नाम से जानेंगे। बात क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर ल्यूटियम। ध्यान देंगे, कॉपर ल्यूटियम द्वारा स्रावित होने वाले, ठीक है ना, हार्मोन को क्या कहते हैं? बात समझ आ रही है? फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। आप ऐसे भी कह सकते हैं कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को किस नाम से जानते हैं? ध्यान देंगे, क्वेश्चन जो है ना मेडिकल में पूछा गया 2014 में। ऑप्शन पहले सुन लेंगे। पहला ऑप्शन है वो क्या है? एलएच है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? एफएसएच है। थर्ड ऑप्शन क्या? प्रोजेस्टेरॉन है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? तो एस्ट्रोजन है। बात समझ आ रही है? तो अब आपको समझना है कि इसमें कौन सा आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन। बात क्लियर हो गई? चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है एक्रोसोम। ध्यान देंगे, यहाँ पर एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? यानी एक्रोसोम जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, किसके भाग है, इसके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन 2017 में बिहार बोर्ड में पूछा गया था। जैसे कि देखें, ध्यान देंगे यहाँ पर ऑप्शन जो है पहले देख लेंगे। मानव शुक्राणु के सिर पर का भाग है, ठीक है, शुक्राणु के मध्य भाग का भाग है, ब्लास्टोसिस्ट का भाग है, या इनमें से सभी का भाग है। हाँ, तो इससे पहले कि आपको इधर भी आपको जिक्र किए गए थे क्वेश्चन, तो आपको इसका आंसर जो है बताना है, और नहीं तो फिर यहाँ पे ध्यान देंगे इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? तो बताइए मानव शुक्राणु के सिर पर का ये क्या है? तो संभाग है। कौन? तो एक्रोसोम। बात क्लियर हो गई? चलिए उसके बाद ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुक्राणु के मध्य भाग का। ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु के जो है मध्य भाग का जो है निर्माण होता है, किससे होता है? ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में जो है ना 2009 और 2014 में पूछी गई है। चलिए तो देखेंगे, ऑप्शन पहले हम आपको बता देते हैं। पहले हम ऑप्शन आपको बताते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? केंद्रक से। दूसरा ऑप्शन है जो है सेंट्रियोल से। थर्ड ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया से। और चौथा ऑप्शन है वो क्या है? तो एक्सोनियम से। तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्या होते हैं शुक्राणु के मध्य भाग जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, और इसके बारे में आपको पहले भी वीडियो में जिक्र किया गया था। यानी शुक्राणु के जो मध्य भाग होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया से बने होते हैं या निर्मित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है गैमेट निर्माण को कहते हैं। बात सुना रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गैमेट निर्माण को कहते हैं। एक क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड में 2012 में क्या किया गया था? पूछा गया था। तो ध्यान रहे, आपको हम कई बार जिक्र किए थे कि गैमेट जब बनता है तो गैमेट बनने की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, और अगर स्पर्म बनता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाएगा, और अगर जो है ना ओवा बनता है तो वो जेनेसिस के नाम से जाना जाएगा। अब बात आ जाती है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको किया गया है वो क्या है? गैमेट निर्माण को जो है ना क्या कहा जाता है, यानी गैमेट बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आपको जो है ना बिना ऑप्शन देखे जो है डायरेक्ट फट से मारना है क्या? तो गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि ये बहुत आसान है। जो बन रहा है उसमें जेनेसिस केवल ऐड कर देना है, आसानी से इसका आंसर हो जाएगा। तो गैमेट का निर्माण जो है क्या कहलाता है? तो गैमेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। कह रहा है कि युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? क्वेश्चन है कि युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में क्या 2015 में पूछा गया था। ध्यान रहे, हम बताए थे कि ये युग्मक की जो बात की जा रही है, यहाँ पर तो क्लियर नहीं कि मानव है क्या है, लेकिन आपको ऐसा अगर क्वेश्चन मिले तो मानव को ही लेकर के चलना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो है मानव के युग्मक जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? तो पहले भी आपको रिपीट किया गया था, हेप्लॉइड होते हैं। यानी मानव में गुणसूत्र कितना? 46, तो उसका आधा होगा यानी कितना? तो ध्यान रहे 23। यानी मानव के युग्मक होंगे उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 23 होगी। लेकिन अगर मानव की पूछी जाए डायरेक्ट कि मानव में गुणसूत्र कितने होंगे, तो ऑप्शन डी होता। लेकिन यहाँ पर मानव नहीं बल्कि युग्मक की बात की जा रही है, तो आपको मानव के युग्मक को ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व करना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको बताया गया था कि पूछा गया, इसलिए ऐसा जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में, ठीक है, कितने अंडाणु को उत्पन्न कर सकती है? फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि एक स्वस्थ महिला, ठीक है, पूरे जीवन काल में
कितने अंडाणु को उत्पन्न कर सकती है। बात समझ आ रही है। और ऑप्शन ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन जो है वो क्या है 40, दूसरा ऑप्शन क्या है 365, तीसरा ऑप्शन क्या है 400 और चौथा ऑप्शन है क्या 4000। तो अब इसमें हम एक जो है ना वीडियो में ट्रिक्स भी दिए थे, उसके अनुसार आप बना भी सकते हैं। और नहीं तो फिर यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। हम आपको बताए थे कि जो स्त्रियों में क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रियाएं जो होती हैं वो लगभग क्या होती है, तो 10 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है। थोड़ा सा कहीं ज़्यादा भी मिलेगा, थोड़ा कहीं कम मिलता है। और कितने चलती है वर्षों तक, तो 45 से 50 वर्षों तक चलती है। तो ज़रा यहाँ पर गैप निकालिए, तो आप यहाँ पर लेकर के चलिए। आप 10 लेकर के चलते हैं तो इधर 45 लीजिए, तो 10 और जो है ना क्या कीजिए, तो 45 को एक दूसरे से जो है ना माइनस कर लीजिए, यानी 45 में से 10 को आपको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना। तो कितना बचेगा 35, यानी 35 ईयर हुआ, यानी 35 वर्ष हुआ। यानी 35 वर्ष में एक स्त्री जो है ना क्या कर सकते, कितने अंडाणु को बना सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए, और थोड़ा से भी और थोड़ा सा इसमें एक और बात आपको ध्यान रखना है, इसको बहुत आसान है ज्ञात करना। यहाँ पर हम बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि एक स्त्री एक मंथ में मात्र एक ही अंडाणु को बना सकती है। तो एक साल में कितने अंडाणु, फिर से हम पुनः रिपीट करते हैं कि एक स्त्री एक मंथ में एक अंडाणु को बनाती है। तो अब यहाँ पर आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए कि एक स्त्री एक वर्ष में यानी एक साल में कितने जो है अंडाणु को बनाएगी। तो एक महीना में एक, तो यानी एक साल में कितने, तो 12, क्योंकि 12 महीने के एक साल होते हैं। तो एक साल में कितने 12 अंडाणु बनेंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर गुना कर देना है, कितना से 12 से। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 35 दूना 70 और ये कितना हो जाएगा 35। तो कितना हो गया 0, 7 5 12 के 2 हाथ में 1 और ये कितना हो गया, तो 420। बात समझ आ रही है। यानी एक स्त्री जो है अपने पूरे जीवन काल में 420 अंडाणु को निर्माण कर सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे होगा, या आप खुद अनुमान लगा करके इसको बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, ऑप्शन को देखिए, कितना ऑप्शन है, पहला 40, दूसरा ऑप्शन कितना है 365, तीसरा ऑप्शन कितना है 400 और चौथा ऑप्शन कितना है 4000। तो अब देखिए कि ये जो हमारा रिजल्ट आया ये किससे मिलजुल रहा है। तो देखिए, इससे मिल रहा है तो बिल्कुल नहीं, बहुत कम है। इससे देखिए तो ये भी नहीं मिल रहा है, बहुत कम है। इसके अगर हम बात कर लेते हैं इसको, तो ये लगभग मिलजुल रहा है। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ना ताकि और आगे कुछ मिल जाए उससे सटीक। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, तो ये क्या है, काफ़ी और ज़्यादा ये भी नहीं मिल रहा है, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कितना आया था हमें रिजल्ट, तो 420। यहाँ पर ऑप्शन कितना दिया हुआ है 400, तो आपको इसको आंसर दे देना है। तो इस प्रकार से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो है ध्यान देंगे, बिहार बोर्ड में जो है पूछा गया, कब, तो 2018 में, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया और बताया गया। ऐसे क्वेश्चन भी आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन हम अभी और करवाएंगे। वीडियो में तो उतना क्वेश्चन सॉल्व करवाना संभव नहीं है, लेकिन तो भी क्लास जैसी खुलेगी तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को करवाएंगे, जिसमें कि आपको मेडिकल लेवल का, बिहार बोर्ड लेवल का और साथ ही साथ एनसीईआरटी जो है से संबंधित एनसीईआरटी के आधार पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो आपको केवल बिहार बोर्ड में नहीं, केवल आपको इंटर के एग्जाम में नहीं, बल्कि हर जगह आपको काम आएगा। और आपको कभी ऐसा एहसास नहीं होगा कि हम बायोलॉजी में कमज़ोर हैं, क्योंकि ऐसा कंटेंट हम आपको दे रहे हैं और देंगे लगातार। तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ते रहना और सुनते रहना और समझते रहना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि द्विगुणित हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीट की गई है, ध्यान देंगे। बिहार बोर्ड में जो है 2015 में भी की गई है, 18 में भी की गई है। पास में आ रही है। तो अब चलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि द्विगुणित कौन होते हैं। अंड ऑप्शन है पहला, देखना। दूसरा ऑप्शन क्या, पराग। तीसरा ऑप्शन क्या, युग्मनज। और चौथा ऑप्शन है क्या, इनमें से सभी। तो ध्यान रहे, द्विगुणित की जहाँ तक बात आ जाती है, तो चाहे वो जो भी जीवों का क्या हो, तो युग्मनज हो यानी क्या, जायगोट हो, हमेशा क्या रहते हैं, द्विगुणित होते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर देना होगा क्या, तो युग्मनज। जब भी होगा किसी भी जीवों का युग्मनज है, तो जब भी होगा तो क्या होगा, द्विगुणित होगा, यानी डिप्लॉयड होगा। कैसा होगा, डिप्लॉयड। इसे हम लोग किससे सूचित करेंगे, 2n से सूचित करेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर भी आपको n और 2n क्लियर कर दिए गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि फैलोपियन ट्यूब का, ठीक है, कौन सा भाग, क्वेश्चन को फिर से सुन लेंगे, फैलोपियन ट्यूब का कौन सा भाग अंडाशय के निकटतम होता है। बात समझ आ रही है, यानी कौन जो है ना, फैलोपियन का कौन सा भाग क्या होती है, तो अंडाशय से निकटतम होती है, उसके बारे में आपको बताना है। और एक क्वेश्चन 2010 में जो है मेडिकल में पूछा गया था। हाँ, इसको समझाने से थोड़ा सा पहले हम एक आपको फिगर ऐसे बना देते हैं, देख लीजिए। ये फिगर आपको देखने को मिल गया। और चलिए देखिए, अंडाशय यहाँ पर होती है, फैलोपियन ट्यूब ये होता है,
और हम बताए थे कि जो है क्या होते हैं, ऐसे संरचनाएं होती है। स्त्री जनांग का जो है हम थोड़ा सा फिगर बता रहे हैं जहाँ समझाने के लिए। देखेंगे इसमें 3 भाग होते हैं, पास में आ रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे भाग होते हैं। तो अब देखना है यहाँ पर कि अंडाशय से कौन निकट है, ये भाग है कि ये वाला है कि ये वाला है। तो आपको यहाँ पर आइडिया लग रहा है कि अंडाशय जब यहाँ है तो अंडाशय के निकटतम पूछ रहा है, तो ये वाला भाग हो गया। तो जब ये वाला भाग हो गया तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान देंगे, ठीक है। तो बात आ जाती है, हाँ, तो अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये वाला भाग कौन सा माना जाएगा। तो देखेंगे इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनफंडी जो है, इनफंडिबुलम, ध्यान देंगे। यानी इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इनफंडिबुलम। क्लियर हो गया। दूसरी बात कि इस भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो एम्पुला भाग को कहते हैं। जो बीच का भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पुला। यहीं पर भी क्या होती है, निषेचन की क्रियाएं होती है। आगे चलते हैं, इसके ऊपर आप जो देख रहे हैं संरचना, इसको हम लोग, हाँ, इसके ऊपर वाले जो भाग देख रहे हैं इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इंथमस के नाम से जानते हैं। बात समझ आ रही है। और इसका सर्विक्स जो होते हैं वो इस तरफ होते हैं, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ऐसे पहले भी किया गया था, जब फैलोपियन ट्यूब बता रहे थे तो उसमें हम इस सभी क्वेश्चनों को ऐड किए थे और बताए भी थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपको बताया गया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इनफंडिबुलम, ठीक है। यानी फैलोपियन ट्यूब का जो है कौन सा भाग, तो इनफंडिबुलम जो भाग होती है वो अंडाशय के निकटतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन है मानव रजो चक्र की, ठीक है, स्रावी प्रावस्था। ध्यान देंगे, फिर क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। मानव रजो चक्र की, ठीक है, स्रावी प्रावस्था को कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो ध्यान रहे। ऑप्शन है पहला पुटिकीय अवस्था, सेकंड ऑप्शन है क्या, ल्यूटियम प्रावस्था, थर्ड ऑप्शन है पुटकीय प्रावस्था, और फोर्थ ऑप्शन है जो है ना ल्यूटियम प्रावस्था। ध्यान, इसके बगल में जो है ना दिन भी दिए हुए हैं। पहला में जो दिन दिया हुआ वो कितने दिन है लिखा हुआ है, तो 13 दिन तक, ठीक है। और उसके बाद जो है ना सेकंड में जो दिन दिया हुआ वो क्या है, 28 दिन तक। थर्ड में जो दिन दिया हुआ क्या है, 6 दिन तक। और फोर्थ में जो दिन दिया वो क्या है, तो 13 दिन तक। तो ध्यान रहे, हम आपको बता देते हैं कि जो क्या होते हैं, मानव के रजो चक्र की जो स्रावी प्रावस्था होती है वो किस अवस्था के नाम से जानी जाती है, तो ल्यूटियम प्रावस्था के नाम से जानी जाती है। और जो कितने दिनों की होती है, तो 13 दिनों की होती है। जैसे इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर एक फिगर बना रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। जैसे कि एक ऐसे, और इसमें हम 4 अवस्थाएं बताए थे ऐसे लेकर के, बात समझ आ रही है, 1, 2, 3 और चौथा। तो यहाँ तक जो है 14 से 15 दिन तक हो जाते थे, 3 भाग मिला करके, और लास्ट भाग बच जाती थी। तो 14 से 15 जब हो गया तो 15 और पूरे दिनों के जो है ना 14 से 15 दिन तक यहाँ हो गया। तो इसके बाद जो शेष दिन बचा वो कितने दिनों तक लगभग बचा, तो 13 दिनों तक हो गया। अब यहाँ पर जो है 15 और 13 को ऐड कर लीजिए। 15 और 13 को जब ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 28 दिन तक। पर ये दोहराता है, तो क्लियर हो गया। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो इसको थोड़ा सा एक बार आप पीछे वाले वीडियो को इसे समझ देख लीजिए, आपको क्लियर आसानी से हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत आई है तो, और नहीं दिक्कत आई है तो आगे चलिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, कह रहा कि जाना सामान्य मानव, ठीक है, रजो चक्र में लगभग किस दिन, हाँ क्वेश्चन है फिर सुनेंगे, सामान्य मानव रजो चक्र में लगभग किस दिन एलएच तीव्र स्राव होता है। यानी इस तीव्र स्राव को, एलएच तीव्र स्राव को हम लोग क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज के नाम से हम लोग जानते हैं। कब होता है, एक क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया है, ध्यान रखें, कब, तो 2011 में, ठीक है, मेडिकल में। और इससे पहले जो क्वेश्चन आपको दिए गए, एक क्वेश्चन जो है 2012 में जो है ना मेडिकल में ही रिपीट किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, फिर से हम एक बार जाना है, क्वेश्चन है फिर से हम एक बार पुनः रिपीट करते हैं। कह रहा कि जो है ना सामान्यतः मानव रजो चक्र में लगभग किस दिन, ठीक है ना, एलएच तीव्र स्राव होता है। तो ध्यान रहे, बात आ जाती है, ऑप्शन है पहला 5वें दिन, दूसरा ऑप्शन है 11वें दिन, तीसरा ऑप्शन है 14वें दिन, और पांचवा जो है ना तीसरा ऑप्शन है 14वें दिन, और चौथा ऑप्शन है 20वें दिन। तो ध्यान रहे क्या होते हैं, इसको आंसर जो है डायरेक्ट हम आपको दे देते हैं। यहाँ पर आंसर जो होगा क्या होगा, 14वें दिन होगा। हाँ, क्या होते हैं, समान मानव में रजो चक्र में जो है लगभग, तो किस दिन, तो 14वें दिन क्या होते हैं, तो तीव्र जो है ना स्राव होते हैं। कौन, तो एलएच हार्मोन। क्लियर, आगे चलते हैं। यानी इसका आंसर आपको ये बताया गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा कि आवर्त रिसाव, आवर्त रिसाव किसकी कमी के कारण होता है, आवर्त रिसाव किसकी कमी के कारण होती है। ध्यान रहे, क्वेश्चन जो है 2013 में जो है मेडिकल में पूछा गया था। फिर से हम रिपीट करते हैं, आवर्त रिसाव किसकी कमी के कारण होती है। ऑप्शन है FSH पहला, दूसरा ऑप्शन है क्या, ऑक्सीटोसिन,
हाँ, तीसरा ऑप्शन है वैसोप्रेसिन और चौथा ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन। तो ध्यान रहे, आवर्त रिसाव में जो है ना किसकी कमी के कारण, तो प्रोजेस्टेरॉन की कमी के कारण क्या होती है, तो आवर्त रिसाव होती है। बात समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये लास्ट क्वेश्चन है जो है ना इस वीडियो का, ध्यान रहे। कह रहा है कि शुक्राणु के, ठीक है, निर्माण का, ठीक है, सही अनुक्रम जो है ना, सही अनुक्रम कौन सा है, यानी शुक्राणु जब बनता है तो पहले किस अवस्था में होती है, उसके बाद कौन सी अवस्था में आती है, उसके बाद कौन सी अवस्था में आती है, उसके बाद कौन सी अवस्था में आती है, और कब बनता है उसके बारे में आपको बताना है। तो ध्यान रहे, इसमें आपको ऐसे समझ लेना है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर ध्यान रखते हुए हम टाइम न लेते हुए डायरेक्ट आपको आंसर देते हैं कि इसका जो आंसर, आपको ऐसे बताएगा कि ये जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा। और हाँ, इसके बाद हम आपको जो है ना अगले वीडियो में जो है ना MCQ देंगे, जो आपको जो NCERT के आधार पर होगा, उसमें भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन दिए जाएंगे। तब तक उस वीडियो का इंतजार कीजिए, और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, और साथ ही साथ जो है ना हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम अच्छे कंटेंट वाले वीडियो लेकर के आते ही रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।